नमस्कार दोस्तों। ई गवर्नेंस के भाग 1 भाग 2 में हम लोगों ने ई गवर्नेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा की। गवर्नेंस किसे कहते हैं और ई गवर्नेंस किसे कहते हैं। वैसे गवर्नेंस का एक अलग टॉपिक है जिसको मैं एक अलग रूप में लूँगा। पहले मैंने आपको ई गवर्नेंस बताया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मैंने गवर्नेंस को डिफाइन किया कि सरकार जिस प्रकार से किसी नीति का निर्माण करती है और जो क्रियान्वयन करती है उसकी प्रक्रिया ही गवर्नेंस है। उन प्रक्रियाओं में मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है ना, इक्विटी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। ये विशेषताएं एक अच्छे शासन की होती है। ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए काम को करते समय, जिससे जो सरकार है उसका शासन बेहतर तरीके से हो सके। और इन सब प्रक्रियाओं को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से लागू करते हैं तो हम उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि डिजिटल का प्रयोग करते हुए, डिजिटलाइजेशन करते हुए, कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हुए, जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम सुविधाओं को, सरकार के नीतियों का निर्माण करते हैं और फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, और उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस और ई गवर्नेंस को मिलाकर प्रश्न आते हैं। ई गवर्नेंस के बाद हम गवर्नेंस को भी ले लेंगे ताकि एक साथ दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जो आपका गवर्नेंस का जो टॉपिक है सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस के जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, वो कई टॉपिक पकड़ता है, 5 से 6 टॉपिक पकड़ता है, जिसके अंतर्गत गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इसी से जुड़ा हुआ है आपका गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है सिटीजन चार्टर, आरटीआई, प्रेशर ग्रुप, ये सारे एनजीओज, ये सभी गवर्नेंस बताते हैं कि सरकार अपने काम को करते समय या सरकार अपने नीतियों का निर्माण करते समय जो प्रक्रिया अपनाती है, तो इन प्रक्रियाओं में इन सबका योगदान होता है। चाहे प्रेशर ग्रुप हो, एनजीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सिटीजन चार्टर हो, आरटीआई है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट नीतियों का निर्माण करती है। तो इसी से हम गवर्नेंस को समझते हैं। और गवर्नेंस का अगला टॉपिक हम लेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गवर्नेंस को समझ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि गवर्नेंस टॉपिक से जो भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे मेंस के पेपर में, घुमा फिराकर आप उन्हीं वर्ड, उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर लिखना होगा। बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए गवर्नेंस के बारे में, ठीक। दूसरी बात है, ये इसलिए मैंने इन टॉपिक को सबसे पहले लिया कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, मेंस लिख रहा हो या साक्षात्कार की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस के साक्षात्कार की तैयारी हो, चाहे आईएएस के साक्षात्कार तैयारी हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साक्षात्कार तैयारी हो, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी अगर लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के साक्षात्कार की तैयारी कर रहा है तो उसे गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, प्रेशर ग्रुप, एनजीओज, जो भी ई गवर्नेंस के ऐप हैं, पोर्टल हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को इन सभी को इम्प्लीमेंट करना होता है। वो सारे टूल्स और ऐप को प्रयोग करते हैं। इसी से आपका इंटरव्यू बोर्ड आपके ज्ञान, आपकी योग्यता, आपकी ईमानदारी को समझ पाएगा कि आपको इन टर्मिनोलॉजी, इनके बारे में कितनी समझ है, और इसी से वो आपके काम करने के तौर तरीकों का तुरंत एनालिसिस करना शुरू करेगा। तो आपने अगर गवर्नेंस और ई गवर्नेंस को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप न केवल साक्षात्कार बल्कि यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस अर्थात सिविल सर्विसेज मेंस के सेकेंड पेपर के 25% प्रश्न पत्र की तैयारी पूरी कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका आईआर आएगा और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो आपके सामने स्क्रीन में आज का वीडियो बहुत संक्षेप में है,
चूंकि मैं आपको टास्क देख रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन में जो मैंने भाग 1 भाग 2 में गवर्नेंस ई गवर्नेंस के बारे में बताया था, उस पर आधारित ये 5 प्रश्न मैं दे रहा हूं। ये 5 प्रश्न को मैं एनालिसिस भी करूंगा, इसको डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे अपेक्षा करता हूं कि उन वीडियो को नोट्स के आधार पर इन प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं, इनको समझने की कोशिश करिए और विचार करिए कि हमको क्या क्या इसमें लिखना है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी करते समय एग्जाम के केवल 1.5 महीने बचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिखने की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी होगी। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर स्वयं लिखें, स्वयं लिखें और फिर जब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा तो आप अपने आंसर को देखें कि क्या आपने वो सारे कंटेंट इसमें डाले हैं। ये सारे उत्तर आपको 150 वर्ड से 200 के बीच में लिखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन था, ई गवर्नेंस शासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के नाते सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही लेकर आया है। अब देखिए जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये तीनों गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ई गवर्नेंस में है। इन विशेषताओं के संवर्धन में कौन कौन सी कमियां बाधा उत्पन्न करती हैं। सबसे पहले तो आपको इन तीनों के बारे में बताइए कि गवर्नेंस क्या है, फिर ई गवर्नेंस क्या है और तीनों विशेषताओं का मतलब क्या है। फिर बताइए कि इन तीनों विशेषताओं को किस प्रकार से इन लागू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में कहता है इसको, ई गवर्नेंस बीइंग एन इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैज ब्रॉट effectiveness, transparency and accountability in the government, ठीक है। What are the shortcomings that hinder the enhancement of these attributes, ठीक है, कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, कमियां हैं जिसके कारण ये विशेषताओं को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं ई गवर्नेंस में। ये कह रहा है कि ई गवर्नेंस के आने से 3 विशेषताओं को प्रभावकारी तरीके से लागू किया जाता है, लेकिन ये प्रभावकारी तरीके से इनको हम क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं, वो कारण बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी सेवा वितरण प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुधार का प्रगतिशाली कदम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खूब सब सुन रखा है डीबीटी। ये प्रश्न आ सकता है 2024 के यूपी पीसीएस मेंस में, चाहे डीबीटी आ जाए या इसके अलावा मैंने सेकंड पार्ट में जितनी भी मैंने योजनाएं बताई थी उनमें से कोई भी ऐप, एप्लीकेशन या योजना पूछी जा सकती है। चाहे ई ऑफिस के बारे में पूछ ले, चाहे आपकी उमंग आ चुका है, उमंग के बारे में भी पढ़ के रखिएगा। ई ऑफिस हो गया, ई कोर्ट हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये ऐसे ऐप हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। सरकारी सेवक भी इस्तेमाल करता है और नागरिक भी इस्तेमाल करता है। ई डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी लेना, ई कोर्ट में जाकर पूरे न्यायिक प्रक्रियाओं को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की सूचनाओं को लेना, आपका सारी जानकारियां वो इसी माध्यम से लेता है। तो ये जितने मैंने कल सेकंड पेपर में ऐप बताए थे, उन ऐप के बारे में आप अच्छे से कुछ शब्दों में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से मैंने एक बना दिया है कि डीबीटी, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख के रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए, इसके प्रमुख चुनौतियां क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाया गया है, बल्कि यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो आप शुरुआत प्रश्न नंबर 3 से ही करिएगा। आपने अगर इसका उत्तर लिख लिया, फिर आप दूसरे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि कहता है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज ई गवर्नेंस मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर सिटीजन सेंट्रिक। ई गवर्नेंस ने कैसे सारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचा दिया है। तो जो भी ई गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, जो गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, जो मैंने आपको सेकंड और फर्स्ट उसमें गुण लाभ बताए थे, उन सब लाभ का एडवांटेज का उल्लेख करते हुए आप बताएंगे कि नागरिक सेंट्रिक कैसे बन रहा है, ठीक है। आपको अगला बताना है, क्या ई गवर्नेंस प्रणाली को और अधिक सहभागी बना सकता है। तो जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को सुलझाने के तरीके बताकर आप बताएंगे कि इसको और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ई गवर्नेंस संबंधित उमंग योजना की विशेषताएं। यह भी यूपीपीसीएस का 2022 का क्वेश्चन है। तो पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो सिविल सर्विसेज अर्थात आईएएस मेंस में पूछे जा चुके हैं, और नीचे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो यूपीपीसीएस मेंस पूछे जा चुके हैं। इन्हीं से ही जुड़े हुए प्रश्न आएगा, 100% आएगा 2024 में। इसीलिए मैंने ई गवर्नेंस को उठाया है। डीबीटी की जगह या तो ये डीबीटी पूछ सकता है, कारण क्या है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में रिपीट हो सकता है, या डीबीटी की तरह ये अन्य किसी ई गवर्नेंस टूल्स के बारे में पूछ सकता है जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया है। तो आप इसको आप तैयार कर लीजिए उत्तर। इसके उत्तर का जो एक मॉडल उत्तर होंगे मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।